दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्राइड इनवाइट्स ट्रबल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? प्राइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है घमंड या फिर अभिमान, और इनवाइट का मतलब होता है किसी को दावत देना, बुलावा देना, और ट्रबल का मतलब होता है संकट या फिर परेशानी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? प्राइड इनवाइट्स ट्रबल। अभिमान या कह सकते हैं घमंड संकट को बुलावा देता है या निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है। अब हम इसे पढ़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि भाई जो अभिमान है, घमंड है, वो किस तरह से परेशानी बुलाता है। तो दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें, और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a banyan tree and a mango tree on the roadside। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या फिर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो वर्ब या फिर नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए बैनियन ट्री एंड ए मैंगो ट्री ऑन द रोड साइड। सड़क के एक तरफ एक बरगद का और एक आम के पेड़ थे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सड़क के एक तरफ एक आम और बरगद का पेड़ था। द मैंगो ट्री बोर स्वीट जूसी मैंगोज़। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बेयर का मतलब होता है जन्म देना, उगाना, सेकंड फॉर्म है बोर। द मैंगो ट्री बोर स्वीट जूसी मैंगोज़। क्या अर्थ हुआ कि आम के पेड़ पर मीठे रसीले आम उगते थे। मैनी people would rest under the shady tree and enjoy its sweet fruits टू। क्या अर्थ हुआ? मैनी पीपल वुड रेस्ट अंडर। दोस्तों देखिए, इस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर वुड का इस्तेमाल फ्यूचर में जब किया जाता है जब हम उस एक्शन को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको मैं एक कंपैरिजन से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मैं वहाँ जाऊँगा। यदि मैं अपने वाक्य के बारे में, अपने इस एक्शन के बारे में श्योर हूँ तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आई विल गो देयर। लेकिन यदि मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं बोलूँगा आई वुड गो देयर। तो ये तो है इसका फ्यूचर में इस्तेमाल। उसके अलावा दोस्तों, जब हम पास्ट में कोई कहानी एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं किसी को और ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया बराबर होती थी, तो ऐसे वाक्यों में भी वुड का इस्तेमाल देखने को मिलता है। वहाँ पर भी वुड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? मैनी पीपल वुड रेस्ट। रेस्ट जो है वर्ब है जिसका मतलब होता है आराम करना। कई लोग आराम करते। अंडर मतलब कि नीचे। द शेडी ट्री, शेडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब छायादार, छायादार पेड़ के नीचे। एंड इंजॉय और आनंद कर लेते। इट्स स्वीट फ्रूट्स टू, उसके मीठे फलों का भी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? मैनी पीपल वुड रेस्ट अंडर द शेडी ट्री एंड एंजॉय इट्स स्वीट फ्रूट्स टू। कई लोग छायादार पेड़ के नीचे बैठते और उसके मीठे फलों का मज़ा लेते। नो वन पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड बैनियन ट्री। दोस्तों, पे मतलब देना और ये सेकंड फॉर्म है, और पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। नो वन पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड बैनियन ट्री। कोई भी पुराने बरगद के पेड़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। चलिए आगे देखिए।
द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के वाक्यों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो गई थी तो इसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो और ये ये ग्रो की थर्ड फॉर्म है ग्रोन। प्राउड का मतलब घमंडी या फिर अभिमानी। द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है एक तरह से उसका दिखना या फिर रूप। तो क्या अर्थ हुआ कि आम का पेड़ अपने रूप पर या अपने रूप को लेकर क्या था, घमंडी हो गया था। और दोस्तों यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट के बारे में समझाया। एक मैं वाक्य देना चाहूँगा, आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। वाक्य को नोट कर लीजिए। वह हमारी मदद कर चुका था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह हमारी मदद कर चुका था। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि आम का पेड़ अपने रूप पर या कह सकते हैं कि अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर घमंडी हो चुका था या अभिमानी हो गया था। वन डे इट सेड टू द बैनियन ट्री। और दोस्तों यहाँ इट जो है ये प्रोनाउन है, ये इस पेड़ के लिए यूज़ किया गया, मतलब जो आम का पेड़ है उसके लिए यूज़ किया गया। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन उसने बरगद के पेड़ से कहा, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था सिंपल पास्ट का जहाँ वॉज वर्ब का यूज़ होता है, वैसे सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ये देखिए एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि एक दिन उसने बरगद के पेड़ से कहा, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। और दोस्तों मैं भी आपको एक सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य देना चाहूँगा। आप दो वाक्य देना चाहूँगा, आप उन दोनों को ही ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। पहला वाक्य नोट कर लीजिए, मैं लंबा हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं लंबा हूँ। दूसरा वाक्य भी नोट कर लीजिए, मेरा भाई एक इंजीनियर है। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरा भाई एक इंजीनियर है। दोस्तों दोनों ही वाक्य जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट के हैं। आप इनको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, एवरीवन लाइक्स माई टेस्टी फ्रूट्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ होता है, देखिए मैं बताता हूँ, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जिस वाक्य की टेल पर ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में हमें क्या करना होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा, मैं बताता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल। दोस्तों इन पाँचों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो एवरीवन है ये सिंगुलर नाउन है। आप में से कई लोगों को लगता होगा प्लूरल नाउन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को याद रखें कि जो एवरीवन है ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीवन लाइक्स, और ये लाइक की फिफ्थ फॉर्म है। और दोस्तों आप में से कई लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि सर आज क्या बता रहे हैं फिफ्थ फॉर्म। देखिए फिफ्थ फॉर्म होती क्या है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस करें लगा दें तो उसको फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वो नॉर्मली बोलेंगे एस या ई एस, लेकिन वो कहने का गलत तरीका है। यदि आप इसको सही से बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा फिफ्थ फॉर्म। तो याद रखें दोस्तों, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या पहली बार पता चली हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करने में जरा भी वो ना करें देर, जरूर बताएं कमेंट करके। क्या अर्थ हुआ, एवरीवन लाइक्स माई टेस्टी फ्रूट्स, हर कोई मेरे स्वादिष्ट फलों को पसंद करता है। नो वन आस्क फॉर यू, कोई भी तुम्हें नहीं पूछता है। डोंट फील सो प्राउड सेड द बैनियन ट्री। और देखिए दोस्तों ये किस तरह का वाक्य है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कई बार ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं, और यदि ऐसे वाक्य हम बनाएंगे तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट भी मेंशन नहीं किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, और नेगेटिव में डू नॉट का साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। तो क्या अर्थ हुआ, सेड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट फील सो प्राउड, ज़्यादा अभिमान मत करो या ज़्यादा घमंड मत करो। एवरीवन हैज़ इट्स ऑन प्लेस, हर किसी का अपना एक स्थान होता है। चलिए, नेक्स्ट डे सम बॉयज़ पिक्ड ऑल द मैंगोज ऑफ द मैंगो ट्री। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अगले दिन कुछ लड़कों ने आम के पेड़ के सारे
आमों को उठा लिया मतलब पिक कर लिया, तोड़ लिया। दे ब्रोक मैनी ब्रांचेस, और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है। और ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, BROKE ब्रोक। दे ब्रोक उन्होंने तोड़ दिए, मैनी ब्रांचेस कई टहनियों को, एंड लीव्स टू और पत्तों को भी। दोस्तों लीफ LEAF, लीफ का मतलब पत्ते होता है, और पत्ते का जो प्लूरल है वो लीव्स होता है, इसे नोट कर लीजिए LEAVES। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे ब्रोक मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स टू, उन्होंने कई शाखाओं को और पत्तों को भी तोड़ दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, द मैंगो ट्री लुक्ड अगली, अगली का मतलब बदसूरत, उसके बाद जो आम का पेड़ था वो बदसूरत दिखने लगा। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब उसके सारे जो आम थे वो तोड़ दिए, टहनियाँ तोड़ दी, तो वो उतना सुंदर नहीं लगा। आगे देखिए, देन द बैनियन ट्री सैड, फिर बरगद के पेड़ ने कहा, प्राइड ऑलवेज इन्वाइट्स ट्रबल, ऑलवेज मतलब हमेशा। और दोस्तों ये भी मैंने ऑलरेडी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ सब्जेक्ट जो है प्राइड है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी कारण यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, आप फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है, आप देख सकते हैं फिफ्थ फॉर्म है ये, इन्वाइट की फिफ्थ फॉर्म इन्वाइट्स। तो क्या अर्थ हुआ? फिर बरगद के पेड़ ने कहा, प्राइड ऑलवेज इन्वाइट्स ट्रबल, घमंड हमेशा परेशानी को या फिर संकट को बुलावा देता है। योर ब्यूटी हैज़ इन्वाइटेड ट्रबल फॉर यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब जल्दी से आप ये भी नोट कर लीजिए, हैव और हैज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ आपको हैव लगाना है, और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब आपको हैज़ लगाना है। तो देखिए रूल के हिसाब से यहाँ जो सब पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये है योर ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, और इसको एक मतलब इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। तो योर ब्यूटी ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है। तो जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा तो उसमें हैज़ का यूज़ किया जाएगा, और साथ में थर्ड फॉर्म तो लगा ही जाती है। इनवाइट का मतलब निमंत्रण देना, बुलावा देना, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, योर ब्यूटी हैज़ इन्वाइटेड ट्रबल फॉर यू, आपकी सुंदरता ने, फॉर यू आपके लिए, आपकी सुंदरता ने आपके लिए संकट को बुलावा दिया है, संकट को निमंत्रण दिया है। चलिए दोस्तों एक प्रेजेंट परफेक्ट का भी वाक्य देना चाहूँगा, आप उसे ज़रूर नोट करें। चलिए दो वाक्य दूंगा, दोनों को ही नोट करें और ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। पहला वाक्य है, मैं खाना खा चुका हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं खाना खा चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजू नहीं आया है। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू नहीं आया है। दोस्तों दोनों ही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट हैं। अब आप खुद देखिए हैव कब आएगा, हैज़ कब आएगा, सही आंसर आप बताएं, और मैं आपको रिप्लाई करके भी बताऊंगा कौन सही है गलत है। चलिए आगे देखिए, तो उसने क्या कहा, योर ब्यूटी हैज़ इन्वाइट्स ट्रबल फॉर यू, आपकी सुंदरता ने आपके लिए परेशानी को निमंत्रण दिया है, संकट को बुलाया है। वाइल जबकि, आई एम स्टैंडिंग हेयर सेफ। दोस्तों वाइल के भी दो मतलब होते हैं, वाइल का मतलब दौरान भी होता है, इसका मतलब होता है, इसका एक और मतलब होता है जबकि। तो यहाँ इसका मतलब है जबकि। तो उसने क्या कहा कि वाइल जबकि, आई एम स्टैंडिंग हेयर सेफ, जबकि मैं यहाँ सुरक्षित खड़ा हुआ हूँ। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और कहानी का मॉरल यही है कि हमें कभी भी घमंड या फिर अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस बात को आपने कई बार सुना होगा कि जो घमंड है या फिर जो अभिमान है वो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें हमेशा ही घमंड और अभिमान से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, आपको लगे आपने आज के वीडियो में कुछ सीखा है, कुछ नया आपने सीखा है, और आप मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।